नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास से आदिकाल के 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास से मुझे 30 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आदिकाल से संबंधित मिले, जो मैं आपके लिए यहाँ पर इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर ये इंडिकेट कर दिया है कि ये 30 प्रश्न जो हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास से आदिकाल से संबंधित है। आज का जो पहला प्रश्न है वह 181वें नंबर से आरंभ हो रहा है। खुमान रासो किस जैन मुनि ने लिखी? क्योंकि ये भी बहुत प्रसिद्ध रासो ग्रंथ है, तो इसे जैन मुनि दलपति विजय ने लिखा। अपभ्रंश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक ये खंडकाव्य है, सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध अपभ्रंश का काव्य ग्रंथ है। बुद्धिरास किसकी रचना है? तो बुद्धिरास सालिभद्र सूरि की रचना है। 12वीं शताब्दी के अंतिम रासो या जैन कवि के द्वारा रचित कौन सा है? या हम इस प्रश्न को ऐसे भी देख सकते हैं कि अंतिम जैन रासो ग्रंथ कौन सा है? तो जैन मुनि आसगुकृत चंदन बाला रास और जीवदया रास 12वीं सदी के अंतिम रासो ग्रंथ है। फागु काव्य परंपरा किसकी देन है? तो फागु जो काव्य परंपरा है वह जैन कवियों की देन है हिंदी साहित्य जगत को। फागु काव्य से संबंधित जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, उसके अंतर्गत फागु काव्य ग्रंथों में बसंत ऋतु की सुंदरता, प्रेम, आनंद, भय, आशा, मिलन, वियोग को वर्णित किया गया है। फागु काव्य जैन कवियों के बीच या जैन मुनियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे और इन्होंने फागु काव्य परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फागु काव्य रचनाओं की पृष्ठभूमि की प्रेरणा जैन कवियों ने किससे ली? तो लोक परंपरा से ली। फागु काव्य ग्रंथों का अंत किस रस से हुआ है? तो शांत रस से फागु काव्य ग्रंथों का अंत हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ कौन सा है या सर्वश्रेष्ठ फागु काव्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो मुनिजिन पदम सूरीकृत स्थूलिभद्र फागु सर्वश्रेष्ठ फागु काव्य ग्रंथ है। और इस काव्य ग्रंथ में 25 छंद थे। यह 25 छंदों में लिखा गया ग्रंथ था, जिसमें से 6 से लेकर 20 तक के छंद अब प्राप्त नहीं होते हैं। और इस फागु काव्य की रचना लगभग 1234 से लेकर 1244 के बीच मानी जाती है। यह पहला पूर्ण फागु काव्य ग्रंथ भी माना जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी बनेगा टीजीटी में कि पूर्ण फागु ग्रंथ कौन सा है? नंबर 1, या सर्वश्रेष्ठ फागु काव्य ग्रंथ कौन सा है? या सर्वश्रेष्ठ फागु काव्य ग्रंथ स्थूलिभद्र रास के फागु के रचनाकार कौन है? तो तीनों ही प्रश्नों को आप ध्यान में रखिए। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो की कुल कितनी प्रतियां उपलब्ध हैं? तो 60 प्रतियां उपलब्ध हैं। पृथ्वीराज रासो को किस विद्वान ने विकसनशील महाकाव्य घोषित किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पृथ्वीराज रासो को विकसनशील महाकाव्य घोषित किया। देखिए, पृथ्वीराज रासो से संबंधित हिंदी साहित्य जगत में बहुत सारे विवाद, बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। तो टीजीटी पीजीटी हिंदी में बहुत सारे प्रश्नों को रासो से संबंधित, पृथ्वीराज रासो से संबंधित पूछ लिया जाता है। तो प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें आप। रासो को ऐतिहासिक सिद्ध करने में सर्वाधिक प्रशंसनीय कार्य किन विद्वानों ने किया? तो जैन मुनि जिन विजय और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रासो को ऐतिहासिक सिद्ध करने में सबसे ज़्यादा कार्य किया। यानी कि उन्होंने ऐसे तथ्यों को रखा है हिंदी साहित्य जगत में जिससे पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता प्रामाणिक होती है। अपभ्रंश का व्याकरण किन भाषाओं के आधार पर गढ़ा गया? तो संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के आधार पर अपभ्रंश का व्याकरण रचा गया।
अपभ्रंश भाषा की मुख्य विशेषता क्या है? तो शब्द के आरंभ में नए अक्षर का प्रयोग इस भाषा में होता है, यानी कि इसके जो शब्द हैं वो नए अक्षर से आरंभ होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपभ्रंश साहित्य मुख्यतः किस क्षेत्र में रचा गया? तो गुजरात और राजस्थान में रचा गया। अपभ्रंश भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य जैन मुनि कौन थे? तो हेमचंद्र, सिद्ध हेमचंद्र अपभ्रंश भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य माने जाते हैं। अपभ्रंश भाषा और साहित्य के विकास में सर्वाधिक किनका योगदान रहा? तो जैन मुनियों और बौद्ध सिद्धों का इस विषय में सर्वाधिक योगदान रहा। पुष्पदंत और किस नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए, गणपति चंद्र गुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ में ये इंडिकेट किया है कि वह अभिमान मेरु के नाम से भी प्रसिद्ध थे। स्वंभू का काव्य किस प्रकार का है? तो भावनात्मक या हृदय प्रधान है। फागु काव्य में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? तो गीति तत्व की प्रधानता फागु काव्यों में पाई जाती है, यानी कि ये गे है। फागु काव्य किस ऋतु के अंतर्गत आता है? तो बसंत ऋतु के अंतर्गत फागु काव्य आता है। सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा संध्या भाषा के और कितने नाम हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं? तो संध्याचरण व संध्या संकेत इस भाषा के लिए अन्य नाम प्रसिद्ध हैं। सिद्धों की अधिकांश रचनाएं किस प्रकार की हैं? तो रहस्यवादी हैं। किस पंथ के साधक योग मार्गी थे? तो नाथ पंथ के साधक योग मार्गी थे। सिद्धों की शून्य साधनाओं को किसने ईश्वरवादी बना दिया? तो नाथ पंथ ने इसे ईश्वरवादी बना दिया। नाथों की साधना पद्धति किस प्रकार की थी? तो नाथों की साधना पद्धति निवृत्ति मूलक थी। संदेश रासक कैसा काव्य ग्रंथ है? तो यह विरह काव्य ग्रंथ है। अब्दुल रहमान ने इसे रचा है। 208 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। संदेश रासक किस शैली में रचित है? तो ललित शैली में रचित गे काव्य रचना है। नाथ सिद्धों की वाणियों के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे। काव्य के अर्थ में रसायन शब्द किस रासो ग्रंथ में बार बार आया है? तो रसायन शब्द बीसल देव रासों में सर्वाधिक बार आया है। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। नाथपंथियों ने किस साधना पर बल दिया? तो नाथपंथियों ने हठ योग की कृच्छ साधना पर बल दिया। वीडियो थोड़ी लंबी है, किंतु मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि आदिकाल से संबंधित जितना विवरण भी डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के इतिहास में वर्णित है वह मैंने 30 प्रश्नों के माध्यम से आपके साथ आज साझा किया है। कल की वीडियो में मैं आपको भक्ति काल से संबंधित विवरण डॉक्टर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से दूंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही नवीन जानकारियों के साथ। नमस्ते, धन्यवाद।